हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th फिजिक्स का टॉप 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक का है। सभी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए और समझिए। इसमें जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो में ध्यान से देखते रहिए। और चलिए मैं आपके क्लास को स्टार्ट करता हूं और 12 का टॉप 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ये चैप्टर पूरे बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। तो एक साथ में तीन क्वेश्चन अटैच है इसी से। इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते किसे है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है, तीनों चीज हमें लिखना है। तो चलिए हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझ लेते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। चलिए उत्तर में आप लोग लिखिएगा, 2 विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा दूसरे के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए कितना इजी तरीका से याद हो गया, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। देखिए एक बार में 2 विपरीत आवेश है, जहाँ पर देख सकते हैं प्लस क्यू घन आवेश है, यहाँ माइनस क्यू जो कि ऋण आवेश। 2 विपरीत आवेश है, आवेशों के परिमाण तथा उसके बीच का अल्पतम, इसके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल यहाँ 12 दिया गया है आप लोग को। गुणनफल 12 है। गुणनफल 12 जो इसका गुणनफल होता है उसी को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो कि यहाँ आपको दिया गया है। अब देखिएगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। तो P बराबर 12 इंटू क्यू हो जाएगा, जो कि 12 इंटू क्यू, और इसको आप इस रूप में आप लिख सकते हैं P बराबर 2QL। अब साथ में इसका मात्रक भी हमें याद करना है। क्वेश्चन में हमें मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसका मात्रक आप लोग के ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है कूलम मीटर, या आपको इसको डिगबोई भी बोलते हैं, डिबाई भी इसको बोलते हैं। और इसका बीमा होता है LTA। बीमा क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का बीमा LTA होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मैं बता रहा हूँ 1 से 14 चैप्टर में आप लोग को पूरे 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढ कर लाया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश का रैखिक घनत्व किसे कहते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रैखिक घनत्व किसे कहते हैं। पढ़ना है, याद भी करना है। चलिए याद कर लेते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ जितना ध्यान से उतना ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, तो रैखिक घनत्व कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। इसे लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग साथ में जवाब देते चलिए। बहुत सारे बच्चे अभी देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग अभी लाइव सेशन में, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा बराबर आपको Q बटा L होता है, जो कि इसका मात्रक आप लोग को कूलम प्रति मीटर होता है। कूलम प्रति मीटर। तो यहाँ समझिए, यहाँ रैखिक घनत्व को किससे सूचित किया जाता है, तो लैम्ब्डा से। लैम्ब्डा से रैखिक घनत्व को, और Q बटा L होता है, जो कि इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। चलिए इसको भी याद कर लेते हैं बिल्कुल इजी तरीका से। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, किसी चालक चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यहाँ देखिए क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, यहाँ क्षेत्रफल पर जो उपस्थित रहता है उसी आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो सिग्मा बराबर Q बटा A होता है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है और इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो आवेश का
मतलब पृष्ठ घनत्व और रैखिक घनत्व दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा इस साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। समविभव पृष्ठ के परिभाषा व विशेषताएं मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं तब भी आंसर आपका यही होगा। चलिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें उपस्थित पृष्ठ, बहुत सारा पृष्ठ बताया जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। यहाँ पर देखिए एक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। क्या है, तो इधर से भी इधर से भी इधर से भी सब पर क्या है, तो विभव समान है। तो जिसमें सब पर विभव समान रहता है उसे समविभव कहते हैं। समविभव मतलब जिस पर सभी में विभव समान रहता है उसमें समविभव कहते हैं। तो विभव समान हो उसे समविभव कहते हैं, एक बार में याद कीजिए। और चलिए इसकी विशेषता को हम लोग देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी विशेषता होती है समविभव पृष्ठ में। तो समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। आप लोग को भी बताया समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव वही बताए जिस पर विभव समान रहता है उसको समविभव कहते हैं। तो सेम वही पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है इसकी विशेषता। समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं या वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। चलिए तीसरा विशेषता देख लेते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे समविभव पृष्ठ को नहीं काटते हैं। चलिए, किसी परीक्षण आवेश के समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, तो 0 होता है, मतलब 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि लैरेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। लैरेंज बल का हमें वेक्टर रूप लिखना है। साथ में आपको वेक्टर रूप में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। वेक्टर रूप में तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा कि लैरेंज बल का वेक्टर रूप में, लैरेंज बल का क्या है, इसका वेक्टर रूप में क्या है, तो लैरेंज बल का वेक्टर रूप क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव में पूछा जाए लैरेंज बल क्या है, तो इस तरह से जवाब लिखिएगा। सेम 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा। जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई गतिमान आवेश है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस पर एक बल लगता है। उस पर जो बल लगता है उसे लैरेंज बल कहते हैं। लैरेंज बल को हम लोग F से सूचित करते हैं। F बराबर QVB sin थीटा होता है। इसका वेक्टर रूप आप लोग को याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों के लिए। F बराबर होता है Q इंटू V वेक्टर इंटू B वेक्टर होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, तो एम्पियर का परिपथिक नियम बताना है हमें। तो एम्पियर का परिपथिक नियम, इस नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथिक नियम के अनुसार किसी बिंदु परिपथ की बीमा, किसी बिंदु परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र में रैखिक समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिवहन कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये धाराएं होती है जिसके बी वेक्टर इंटू DL होता है और इसके बराबर म्यू नॉट L होता है। क्या होता है, म्यू नॉट L होता है। तो चलिए म्यू नॉट L होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और इसके गुण लिखे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और इसके गुण लिखे। तो किसी तरंगे जिसकी संचरण के लिए, ऐसी तरंगे जिसकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन सी तरंग, ऐसी तरंग जिसकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जिसके संचरण के लिए, सिंपल एक लाइन में याद करने का आप लोग को तरीका है, जिनके माध्यम के लिए संचरण की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें वैद्युत चुंबक तरंग कहते हैं। इसे वैद्युत चुंबक तरंग कहते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। अगर वैद्युत चुंबकीय तरंगे के गुण की बात कर ले तो ये तरंग प्रकाश के वेग से चलती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग बिल्कुल सही बात है कि प्रकाश के वेग से चलती है, इसमें तो कुछ बताने लायक है। चलिए दूसरा पॉइंट है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल होती है। चलिए तीसरा, इनकी ऊर्जा वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से विभाजित होती है। बिल्कुल होती है। चौथा पॉइंट है, एक तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है, त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती है। कौन तरंग, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग।
चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगला 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा व मात्रक हमें दोनों बताना है। तो स्वप्रेरक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरक गुणांक की, तो किसी कुंडली पर स्वप्रेरक गुणांक, कुंडली में किसी कुंडली पर स्वप्रेरक गुणांक, अगर हम किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक देखें तभी हमें याद होगा। देखिए किसी कुंडली का अगर हम स्वप्रेरक गुणांक देख रहे हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों के बराबर होता है, तो उसका चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों के भी बराबर होता है। जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो तो ग्रंथियों भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसके लिए हम एल बराबर हो जाता है इसका ई बटा डेल आई बटा डेल टी। यदि अगर हम डेल आई बटा डेल टी की बात करें तो डेल आई बटा डेल टी बराबर 1 हो तो एल बराबर इसका हो जाता है एल बराबर ई, इसका फार्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है, एल बराबर ई, एल बराबर ई इसका फार्मूला होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए स्वप्रेरक गुणांक के ए सही मात्रक, तो स्वप्रेरक गुणांक का ए सही मात्रक होता है हेनरी। और इसकी बीमा की बात करें तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -2 होता है स्वप्रेरक गुणांक का। स्वप्रेरक गुणांक और अन्योन्य प्रेरक का दोनों का मात्रक और बीमा सेम होता है, दोनों का मात्रक और बीमा सेम होता है। तो चलिए अब हम अन्योन्य प्रेरक को भी याद कर लेते हैं। अन्योन्य प्रेरक के गुणांक की परिभाषा चाहे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अन्योन्य प्रेरक किसे कहते हैं। चलिए इसका मात्रक और परिभाषा दोनों बताना है। तो अन्योन्य प्रेरक एक दूसरे के पास रखी दो कुंडलियों के बीच, एक दूसरे के पास यहाँ पर दो कुंडलियों के बीच डिफरेंट वे जो बीच में क्या होती है, बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक द्वितीय कुंडली के फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होती है। ये बीच वाला जो हिस्सा आता है ये फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। तो जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होते हैं, जबकि ये पहला वाला जो कुंडली है इसमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए m बराबर हो जाता है E2 बटा डेल आई बटा डेल टी। तो सेम उसी प्रकार से आपका हो जाता है स्वप्रेरक के जैसे डेल आई बटा डेल टी बराबर 1, तो m बराबर E2 होता है। क्या होता है, E2 होता है। स्वप्रेरक m बराबर E होता है, m बराबर E होता है और अन्योन्य प्रेरक m बराबर E2 होता है। और सेम अन्योन्य प्रेरक का भी ये सही मात्रक हेनरी होता है, स्वप्रेरक का भी ये सही मात्रक हेनरी होता है। और स्वप्रेरक का जो कि बीमा होता है सेम वही होता है। और अन्योन्य प्रेरक का भी बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -2, दोनों का मात्रक और बीमा सेम होता है। फार्मूला आपको बता दिए, स्वप्रेरक m बराबर n ही होता है, m बराबर e होता है और अन्योन्य प्रेरक m बराबर E2 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखे, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयुक्त संकेतों के अर्थ समझाइए। लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र पूछा जाता है। तो न्यूटन का इसमें सूत्र होता है x1 × x2 बराबर f1 × f2। क्या होता है, तो x1 × x2 बराबर f1 × f2 होता है, जो कि x1 प्रथम फोकस में वस्तु की दूरी होती है और x2 जो होता है द्वितीय फोकस में वस्तु की दूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिज्म के, अगला क्वेश्चन है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। ये भी सूत्र आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव तो फिक्स है कि आपका 1 से 14 पार्ट में इसके अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, इसमें हम लोग अभी 25 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीक और अर्थ समझा के। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो कि अपवर्तनांक का सूत्र होता है ये n बराबर होता है sin × a प्लस sm बटा 2, sm बटा 2 बटा sin a बटा 2 होता है, जो कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र होता है। अब इसको हम लोग विस्तार में समझिए, तो विस्तार में I बराबर आपका आ जाता है I बराबर a प्लस sm बटा 2 और r बराबर आ जाता है a बटा 2। अगर हम इसका फार्मूला सिंपल लिखें तो n बराबर हो जाएगा I
आई बटा आर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है और ये इसका मान होता है। तो आई का मान क्या होता है, ए बटा एस एन बटा 2। तो हम लोग पूरा विस्तार में लिख के हमें समझाना है, तो इस फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा पूरा विस्तार में, नहीं तो इसका एन बराबर आई बटा 2 आर हो जाएगा। चलिए इसमें अब ए क्या होता है, तो ए आपका प्रिज्म कोण होता है, एन आपका अपवर्तनांक होता है और एस एन अल्पतम विचलन कोण का मान होता है एस एम। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से, तो दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समवर्ती, दूरदर्शी के द्वारा दूर स्थित दो समापवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब अलग अलग स्पष्ट देखने के लिए क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किसे कहते हैं, तो दूर स्थित समापवर्ती वस्तुओं को प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। अब दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर क्या होता है, तो इसका सिंपल 1 बटा विभेदन सीमा हो जाती है, जो कि आपका सीमा होती है। तो इसका आप लोगों को डी बटा 1.22 लैम्डा होता है। चलिए अब डी जो आपका होता है अभिदृश्यक लेंस का द्वारक का मान होता है डी, अभिदृश्यक लेंस का द्वारक का मान होता है डी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रवर्ती दूरदर्शी की विशेषता लिखिए। प्रवर्ती दूरदर्शी की हमें विशेषता लिखना है। चलिए 2 विशेषता हम लिख के आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग इसी टाइप से और भी विशेषता लिख सकते हैं। पहले आप लोग लिखिएगा प्रवर्ती दूरदर्शी की विशेषता यहाँ पर जस्ट नीचे निम्न प्रकार है। उसके बाद पहला पॉइंट लिखिएगा प्रवर्ती दूरदर्शी की चमकीला प्रतिबिंब बनता है। प्रवर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो चमकीला। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रवर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ऑप्शन में आपको चमकीला देखने को मिलेगा। चलिए प्रवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। वो किसका दोष नहीं होता है, तो वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेंस के द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, तो सेम यही क्वेश्चन है। तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला है। ये आपका मुख्य अक्ष जो होता है इसके समांतर चलने वाला प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ से आके यहाँ F2 बिंदु पर जो काट रही है, कहाँ काट रही है, F2 पर काटती है, उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। तो जहां पर काटती है उसी को द्वितीय फोकस कहते हैं। तो F2 पर काट रहे हैं तो F2 इसका द्वितीय फोकस दूरी बिंदु का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश के 15 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के व्यक्तिकरण से क्या तात्पर्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के व्यक्तिकरण से क्या तात्पर्य है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है, दो तरंगे एक साथ और एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो इनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। कुछ बिंदु पर यहाँ अधिक हो जाती है, कुछ पर कम हो जाती है, कुछ पर अधिक हो जाती है, कुछ पर कम हो जाती हैं। तो इस घटना को व्यक्तिकरण कहते हैं। जिस पर अधिक और कम होती रहती है प्रकाश की जो की तीव्रता, तो उसी को हम लोग प्रकाश के व्यक्तिकरण कहते हैं। अधिक और कम मेन पॉइंट है, न्यूनतम और अधिकतम होती है, उसी को प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। क्वेश्चन है आपसे दोनों एक में भी पूछा जा रहा है सकता है कि प्रकाश के व्यतिकरण किसे कहते हैं एवं इसके शर्त लिखे, और क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखे। चलिए हम लोग आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित शर्त है। जिस तरह मैं लिखकर आप लोग को बताया हूँ सेम उसी तरह से आप लोग को एग्जाम में अगर लिखिएगा तो एक क्वेश्चन में 2 नंबर से कोई नहीं काट सकता है। चलिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित शर्त है। पहला शर्त दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होना चाहिए। दूसरा स्रोत दोनों स्रोत समकर्मी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट दोनों तरंगे के आयाम बराबर होना चाहिए। चौथा पॉइंट दोनों स्रोत एवं आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होना चाहिए। तो सब बराबर बराबर चाहिए। चलिए
अगले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं देहली आवृत्ति होता क्या है। तो किसी धातु के सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, कोई धातु का सतह है उस पर आपतित प्रकाश, कोई प्रकाश आ रहा है, उसकी न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। इस सतह से धातु है, इसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जो कर सकता है उसी को हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे भी नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए कार्यफलन किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का कार्यफलन कहते हैं। इसी को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। इसे W0 से प्रदर्शित किया जाता है। अब देहली ऊर्जा और कार्यफलन दोनों में संबंध क्या होता है। तो W0 बराबर H/V0 होता है। तो कार्यफलन यहाँ W0 को बोलते हैं कार्यफलन, बराबर H को बोलते हैं हम लोग प्लांक नियतांक, और जो कि V0 आपका दिए गए हैं देहली फलन। तो यहाँ पर कार्यफलन बराबर आपको दिख जाएगा प्लांक नियतांक इंटू देहली आवृत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडुलन के मुख्य कमियां क्या हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडुलन का मुख्य कमी क्या होती है, इसमें मेन कमी क्या है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडुलन की मुख्य 2 कमियां दिखी है, जो कि दोनों कमी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और दोनों कमी क्या क्या है ध्यान से समझिएगा। रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक में गिर जाएगा। तो यह एक कमी है, यह भी एक कमी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट जो रदरफोर्ड के अनुसार चलता है। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, इस तरह से वृत्ताकार कक्षा रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे घूमता रहता है। चलिए जबकि ऐसा नहीं, अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है, परमाणु कुछ ही कक्षा में घूमता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह सभी कक्षा में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन देखे होंगे आप लोग, पूरा पढ़े हैं फिजिक्स तो याद होगा। एक बल्कि एक कुछ ही कक्षा में घूमता है, अतः हम मॉडुलन रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा है, जो कि असमर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण को लिखिए। नाभिकीय बल क्या है, इसके गुण को लिखिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं नाभिक बल कहते किसे हैं। तो नाभिकीय के भीतर, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियोट्रॉन से बंधे रहते हैं उसे नाभिकीय बल कहते हैं। किससे बंधे रहते हैं, न्यूक्लियोट्रॉन से बंधे रहते हैं उसे जो न्यूक्लियोट्रॉन से बंधे रहते हैं उसे नाभिकीय बल कहते हैं। इसके निम्नलिखित गुण है। पहला गुण, ये बल आकर्षक बल होते हैं, ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं, ये बल लघु परिसर के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। नाभिकीय संलयन क्या होता है, उदाहरण सहित समझाएं। चलिए नाभिकीय संलयन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर, जब 2 या मान लीजिए यहाँ पर एक नाभिक है, यहाँ पर एक नाभिक, ये दोनों परस्पर मिल जाते हैं वापस में, यहाँ पर परस्पर मिलकर नाभिक के निर्माण करते हैं, जो कि एक भारी नाभिक के निर्माण करते हैं। जब यहाँ पर एक नाभिक है और यहाँ पर एक नाभिक है, दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा तो ये एक भारी नाभिक हो जाएगा, जो कि दोनों मिल जाएगा तो एक बड़ा भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे में यहाँ 2 नाभिक, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को हम लोग यहाँ से प्लस करेंगे तो यहाँ हीलियम बन जाता है, जो कि He4 हो जाता है। तो यहाँ H2 और H2 को अगर हम लोग जोड़ेंगे, जो कि 2 नाभिक हैं, इन दोनों के जोड़ने के बाद यहाँ पर H4 बन जाता है, जो कि सिंपल। यहाँ मान लीजिए यहाँ एक छोटा आदमी है और यहाँ पर एक छोटा आदमी है, दोनों जब वापस में मिल जाएगा तो यहाँ पर एक बड़ा बन जाएगा, जिसका पावर ज्यादा होता है, क्षमता ज्यादा होता है। चलिए
सेम उसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन की जब बमबारी की जाती है तो वह दो बराबर नाभिक में टूट जाता है। जो अब इसमें देखिए ये बड़ा होता है, लेकिन जब इसके बमबारी की जाती है तो दो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे टूटता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यहाँ यूरेनियम दिए गए हैं, यूरेनियम 9235 दिया गया है, प्लस साथ में इसके न्यूट्रॉन है, अब दो इसको बराबर भागों में बांटना है तो पहला आ जाएगा बेरियम प्लस क्रिप्टॉन। तो बेरियम आपका होता है बेरियम 56 प्लस में आप जाएगा क्रिप्टॉन होता है Kr जो कि 3690। अब यहाँ से प्लस कर दीजिए 145 प्लस 90 बराबर हो जाता है 235, और यहाँ नीचे वाला धन कर दीजिए 56 प्लस 36 तो 50 30 80 6 6 12 92 हो जाएगा। तो ये सिंपल यहाँ पर देखिएगा जो कि यूरेनियम के दो भागों में बांट देना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। दो खंडों में बांट देना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोट्रॉन जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलने की प्रक्रिया को न्यूक्लियोट्रॉन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक ही में रहता है तो उसको न्यूक्लियोट्रॉन बोलते हैं। के द्रव्यमान के योग के कुछ कम होता है। द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कुछ कम होता है, मतलब थोड़ा कम होता है। इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो Z इंटू MP प्लस A टू Z Mn माइनस M होता है। अब यहाँ देखिएगा टुडेल जो कि त्रिभुज M जो है द्रव्यमान क्षति को जिसको M से प्रदर्शित करते हैं। Z आपका जो कि प्रोटॉनों की संख्या होती है, A टू Z न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। MP प्रोटॉन का द्रव्यमान और Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो ये आपके सामने दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। किसके लिए, 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। इसे कोई हटा ही नहीं सकता, जो कि काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं भी यहाँ VVI लिख दे रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी गारंटी के साथ। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। N तथा P प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं। चाहे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है N तथा P प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे P प्रकार का अर्धचालक। एक शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य एल्यूमिनियम एवं बोरान को मिलाते हैं तो P प्रकार के अर्धचालक बनता है। किस को, एल्यूमिनियम एवं बोरान को मिलाते हैं 3 संयोजकता को, तो ये हमारा बनता है P प्रकार का अर्धचालक। सेम वही N प्रकार का अर्धचालक है। तो N प्रकार का अर्धचालक जब शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, इसी को हम लोग N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फोटोडायोड में पीएन संधि डायोड किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो फोटोडायोड में पीएन संधि डायोड किस प्रकार संयोजित किया जाता है, चलिए समझ लेते हैं। फोटोडायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को जिसका पी क्षेत्र काफी पतला होता है, वह पारदर्शी होता है, एक कांच या प्लास्टिक को आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। इसी को हम लोग पी से एन संधि डायोड इसी प्रकार से संयोजित करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो 2 बार पढ़ेगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत तथा विभव पर चीर एवं पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। 25 नंबर क्वेश्चन और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
तो वीडियो को छोड़कर अभी मत जाना। अगर अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो से कुछ लेकर जाना। अब जो कि अभी लास्ट में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। पी.एन. संधि रयोड़ के अवक्षय परत एवं विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पश्च अभिनति में उपस्थित अवक्षय परत की मोटाई ज्यादा होती है। क्या होती है? अवक्षय परत की मोटाई ज्यादा होती है तथा विभव प्रचार का मान बढ़ जाता है। विभव प्रचार का मान बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 14 के बीच में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। 25 और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जिसका इसी वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ये जो अभी हम वीडियो देख रहे हैं पार्ट 1, इसका पीडीएफ भी हमें चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा, जिसके लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8969831773। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंटर के कंप्लीट तैयारी करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।